नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सीए इंटर जनवरी 26 के एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं और अब जो अपने पास में टाइम बचा हुआ है उसमें अपन अब हर सब्जेक्ट का एक एक बार फुल एंड फाइनल रिवीजन करके एग्जाम में जाने वाले हैं। तो अब एडवांस अकाउंटिंग का जो आपका सबसे पहला पेपर होता है, मैं आपके लिए उसकी पूरी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं कि जो बचा हुआ अब आपके पास टाइम है एडवांस अकाउंटिंग से पहले का, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, कैसे अपन उसका एक प्लानर बना सकते हैं, कैसे एग्जाम में जब जाते हैं तो सर 15 मिनट का जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना होता है, 3 आवर्स की सर जो स्ट्रैटेजी रहती है वो कैसे रहेगी जो पेपर को अटेंड करने की होगी। इसके अलावा एग्जाम के अंदर क्या क्या बातें हमें सर ध्यान रखनी है, डूज डोंट्स क्या होंगे। इसके अलावा सर जो अभी जनवरी 26 का आरटीपी एमटीपी आया है, क्या इसके अंदर किसी तरह की कोई स्पेशल बात है, क्या कोई सर अमेंडमेंट है, तो इन सब बातों को मैं सेशन के अंदर, छोटे से सेशन के अंदर कवर करने जा रहा हूं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी मेरे से पढ़े हुए उनको तो फॉलो कर ही लेना है और जो भी आपके नोन है जो सीए इंटर की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सबको ये शेयर कर सकते हो। वीडियो जो मेरा प्लानर है जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है मेरे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर और वहां से आप इस चीज को भी एक्सेस कर सकते हो, इनकी पीडीएफ फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर ये 5.5 डेज का प्लानर कैसे रहेगा, कैसे हम उसकी तैयारी करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एडवांस अकाउंटिंग है वो आपका पहला पेपर होता है, फर्स्ट पेपर है और आपको उसको कॉन्फिडेंटली एग्जाम के अंदर अपीयर करना पड़ता है। तो इसीलिए अपन उसके अंदर किसी तरह का रिस्क नहीं लेते। कई स्टूडेंट के मन में होता है सर 3 दिन ही पढ़ लें, 4 दिन ही पढ़ ले। हाँ बिल्कुल, आप अपनी तैयारी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बट मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से बात करूं तो अब अपन 5.5 डेज यानी 5 दिन का जो अप्रोक्स टाइम है वो पूरा का पूरा अपने को एडवांस अकाउंटिंग को डेडिकेट करना चाहिए। ना कि जो एडवांस अकाउंटिंग को आप ये डेडिकेट करोगे ये ना तो कम है ना ज्यादा है, एक बिल्कुल एडिक्वेट टाइम होता है। अब इसके अंदर कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रहेगी, इसी का प्लानर का बात करते हैं। सबसे पहले तो प्लानर कैसे रहेगा उसको समझिए। अपन 5.5 डेज में जो रिवीजन करेंगे वो रिवीजन अपन 2 बार रिवीजन करेंगे, एक बार नहीं 2 बार रिवीजन करेंगे। 2 बार कैसे करेंगे, तो अपन अपना जो सिलेबस है उसको 4 डेज के अंदर एलोकेट कर देंगे, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। अब ये जो एलोकेशन किया, इन एलोकेशन के अंदर अपन ने क्या किया, जो अपने 8 बड़े प्रैक्टिकल चैप्टर्स होते हैं उनको डेली 2-2 चैप्टर्स को तो उनको कवर कर दिया और साथ साथ में अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ लिस्ट है जिनको कवर कर दिया। जैसे शुरुआत में मैंने आपको यहां पर दिया है तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो चाहे एएस के हो चाहे वो बड़े प्रैक्टिकल चैप्टर हो, जो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ए कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उसी सीक्वेंस में एबीसी के हिसाब से मैंने इनको बनाकर आपको दिया है, तो अपन उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे डे 1 है तो उसके अंदर अपन ने अमालगमेशन कर दिया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया और साथ में ये कुछ एएस की लिस्ट है, एएस 7, 19, 16, 15, 20, 26 इनको कर दिया। 3 आवर्स में अमालगमेशन को कर दिया, 2 आवर्स में आईआर को लगभग कर दिया और जो एएस है उनमें से हर एएस को अप्रोक्स 1 to 1.5 आवर्स दे दिया। सर आपने ये सब लिख तो दिया, एक बात बताओ एक स्टूडेंट के लिए क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है उस स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी अपना कोर्स जो है वो 2-3 बार रिवीजन कर चुका है। मेरे से जो पढ़े हुए स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी मैंने पूरा समझाया था कि कैसे कैसे अपन 3 बार रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हुए चल रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल है कि अब बिल्कुल मिनिमम टाइम के अंदर आप इनको रिवाइज कर सकते हो। जिसके लिए क्या करोगे, आप जो भी आपने मार्किंग या फिल्टरिंग किया था अब तक की स्टडी के अंदर, जो मैं बार बार आपको बोलता था कि मार्किंग करो फिल्टरिंग करो, तो उन मार्किंग और फिल्टरिंग वाली चीजों को सबसे पहली प्रायोरिटी में कोई भी चीज आप रिवाइज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कवर कर लेना है। इसी तरीके से डे 2 के अंदर आ गए, डे 2 के अंदर कंसोलिडेशन वाला चैप्टर किया और साथ ही साथ में बाईबैक का कर दिया। 3 आवर्स के अंदर अप्रोक्स कंसोलिडेशन, 2 आवर्स के अंदर अप्रोक्स बाईबैक वाला कर दिया। इसके साथ साथ अपन ने एएस 10, 11, 12, 2, 22, 29 कर दिया, अगेन 1 आवर से लेकर 1.5 आवर्स ईच के हिसाब से। ठीक है, अब आगे डे 3 के अंदर, डे 3 के अंदर अपन ने यहां पर कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कर लिया और साथ ही साथ में अपन ने कुछ एएस किए, एएस 28 एक फ्रेमवर्क का चैप्टर होता है
उसमें 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, गोइंग कंसर्न है नहीं है तो पीएल कैसे बनता है। इसी के अलावा वहां पर अपन जो परचेजिंग पावर वाला वो जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल मेंटेनेंस वाला उसको यूज करते हैं। तो इस तरह के 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। एक इंट्रोडक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ एएस का है। इसके अलावा एएस 25, 24 और 18 इनको कर दिया 1 आवर से 1.5 आवर्स में ईच को टाइम देते हुए। अब आ गए डे 4 में। डे 4 के अंदर अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ब्रांच कर लिया, और इसके अलावा ये एएस 4, 1, 17, 9 और 5 कर दिया। ये लगभग 1 आवर ईच के अंदर आराम से हो जाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट है उसको 3 आवर्स दे दिया, ब्रांच को 4 आवर्स दे दिया। सर एक बात बताओ, हमें इतना पढ़ने के लिए डेली आपने ये जो बनाया उसमें कितना स्टडी करना पड़ेगा? अप्रोक्स दोस्तों 12 आवर्स। अब एग्जाम टाइम आ गया तो आपको 12 आवर्स तो एटलीस्ट अब डेली का डेली पढ़ना ही पड़ेगा ना, एग्जाम का टाइम है। तो 12 आवर्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर आप अपना इफेक्टिवली आउटपुट निकालते हो तो बिल्कुल आराम से ये जो टाइम मैं आपको प्लानर बनाकर दे रहा हूं इसको आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ये 4 दिन में अपन ने कोर्स को रिवीजन कर लिया। अब रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, एक 1.5 डेज का 5th डे और 6th डे यानी 6th ऑफ जनवरी का आधा दिन, एक तो 5th ऑफ जनवरी और एक 6th ऑफ जनवरी का आधा दिन, ये जो 1.5 डेज है इसमें अपन अपना जो भी मार्किंग किया हुआ चीजें थी वो सारी की सारी एक बार रिवाइज और कर लेंगे, एक बार उनको रिवाइज और कर लेंगे। सर एक चीज बताओ, यहां पर एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, वो भी है क्या? बिल्कुल, वो ऑलरेडी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको काफी टाइम पहले ही शेयर कर चुका हूं। तो आप वहां से जाकर एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूं। मैं जब आपको पूरा प्लानर बनाकर दे रहा हूं वो ऑब्वियसली पूरे सिलेबस के हिसाब से दे रहा हूं। मैं तो चाहूंगा कि स्टूडेंट पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के एग्जाम में जाए, बट कोई स्टूडेंट हो सकता है पूरा का पूरा मैनेज नहीं कर सकता, तो वो ट्राई करे कि कम से कम ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स को तो एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से रिवाइज कर ले। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस एडवांस अकाउंटिंग का, उसके अंदर क्या क्या पेपर पैटर्न रहेगा, इसके अलावा एबीसी एनालिसिस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट क्या है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको शेयर की हुई है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों 5.5 डेज का प्लानर, जिसमें आपको मैंने बताया कि 2 बार रिवीजन कर लेना चाहिए। एक रिवीजन तो डे वाइज का आपको बता दिया 4 डेज के अंदर पूरा सिलेबस स्प्लिट करके, और दूसरा साथ ही साथ में मैंने आपको बता दिया 1.5 डेज का एक दोबारा से रिवीजन कर लेना है, और बिल्कुल एग्जाम के अंदर अब आप कॉन्फिडेंटली जाकर और पेपर को अपीयर करके आओगे। तब यहां पर बात आती है, सर हम एग्जाम में जाएंगे, आपने प्लानर बता दिया, बहुत बढ़िया, तो सर वो जो 15 मिनट का स्ट्रेटेजी है वो कैसे रहता है? तो दोस्तों वो जो 15 मिनट का स्ट्रेटेजी है उसमें सबसे पहले तो आप अपनी आंसर शीट की जो बेसिक डिटेल्स होती है उन बेसिक डिटेल्स को फिल कर दो। ये काम करने के बाद आप डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है बी वाला, पार्ट बी वाला पेपर जो है उस डिस्क्रिप्टिव पेपर को रीड करोगे। अब रीड ये नहीं कि अपन हाँ ठीक है पढ़ लिया नहीं, आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर को रीड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है, ऑर्डर ऑफ अटेंडिंग क्वेश्चंस, जो आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं उनका ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप पूरे पेपर में से वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो जो कि इजी है और कॉपी क्वेश्चन है। आपको बताइए यार ये तो बहुत इजी, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुरंत इसको गपक लूंगा। अरे यार ये तो बिल्कुल कॉपी वाला क्वेश्चन है, केवल इसके अंदर डेटा ही चेंज किया हुआ और तो कुछ किया हुआ ही नहीं, तो चलो बिल्कुल बढ़िया बात है। तो जो इजी और कॉपी क्वेश्चन है उनको पहली प्रायोरिटी में रखना है, और जो कोई लेंदी या टफ है तो उसको आपको नेक्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है 15 मिनट का टाइम जो है उसमें केवल रीडिंग नहीं लगाना है कि हाँ रीडिंग लगा लिया, आपको अपना सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई करना है। अब आगे 15 मिनट के बाद 3 आवर्स। तो सर 3 आवर्स के अंदर हमारा पेपर अटेंड करने का सीक्वेंस क्या रहेगा? तो मैंने अभी अभी बताया था, जो आपने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में से जो इजी और कॉपी क्वेश्चंस है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, जिनको आइडेंटिफाई किया था, सबसे पहली प्रायोरिटी में उनको करो। 1 आवर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क का क्वेश्चंस अटेंड करने की कोशिश करो। पहला 1 आवर आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आपने उसमें कोई गलत क्वेश्चन पिक कर लिया जो बहुत लेंदी था, टफ था, तो वो आपके पूरे पेपर को बिगाड़ देगा। तो आप पहले 1 आवर के अंदर अप्रोक्सीमेट 40 मार्क के ये जो इजी और कॉपी क्वेश्चंस है उनको करो।
ठीक है, जब आपने अपना इजी और कॉपी क्वेश्चंस का काम पूरा कंप्लीट कर दिया तो अब आ जाओ एमसीक्यू वाले पे। अब एमसीक्यू पे आ जाओगे, पहले एमसीक्यू नहीं करने, अब बीच में एमसीक्यू को ले आओ। अब एमसीक्यू के अंदर कोई भी क्या सिनेरियो आप कर रहे हो, क्या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक तरह से एडवांस में प्रैक्टिकल कोई केस सिनेरियो में बदलकर बनाया होता है। तो अब आप उन केस सिनेरियो को जब करोगे तो पहला काम करो, कोई भी केस सिनेरियो का क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले आप उसके क्वेश्चंस को रीड करो और फिर केस सिनेरियो को पढ़ो। उसको पहले क्वेश्चन रीड किए उसके सिनेरियो के और फिर क्वेश्चंस को पढ़ा, केस सिनेरियो को पढ़ा। तो इससे क्या होगा, आप केस सिनेरियो पढ़ोगे तो वो जल्दी जल्दी आपके दिमाग में क्लिक होगा, आपको पता रहेगा अच्छा वो क्वेश्चन था उससे ये रिलेट करेगा, तो आप जल्दी से जल्दी उसको मैनेज कर पाओगे। एमसीक्यू का पोर्शन कंप्लीट कर लो, फिर आ जाओ वापस से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में। और जो भी आपको पेपर का हिस्सा डिस्क्रिप्टिव में कोई लेंदी था, टफ था, तो उसको आपको अटेंड कर लेना है। ये आपका ऑर्डर रहना चाहिए 3 आवर्स का, ठीक है। अब आप कोई भी केस स्टडी का सॉल्यूशन कर रहे हो, केस सिनेरियो बेस्ड जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, जैसे AS9 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। सर एक बात बताओ, थ्योरेटिकल इतना सारा हम क्या करें? तो पहली बात, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि पूरे पेपर में से हार्डली 5 से 10 नंबर का मैक्स टू मैक्स पूरे पेपर में से थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, ठीक है। अब आप उन केस सिनेरियो के जो आंसर्स दोगे उसमें ध्यान रखना, केवल ये नहीं कि आपने अपना कंक्लूजन बार बार लिख दिया नंबर लेने के लिए। आप ध्यान रखोगे रेफरेंस ऑफ एएस लिखना है, रेफरेंस ऑफ एएस में एएस का नाम और नंबर लिख दिया। पैरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन ऑफ एएस, जिस भी चीज का वो केस स्टडी बनाकर दिया उसकी गाइडलाइन प्रोविजन क्या है एएस में, अब उस प्रोविजन और केस स्टडी को आपस में कोरिलेट किया और उसके बाद फाइनली आपने अपना डिसीजन बनाकर दिया। इस तरीके से आंसर देना है, ठीक है सर। क्या क्या साथ में एग्जाम के अंदर ले जाना है? पानी लेकर जाना है, पानी की बोतल जरूर साथ में लेके जानी है। ग्लूकोज ले जा सकते हो, आजकल सर्दी है दिक्कत भी हो सकती है, बाकी पानी की बोतल तो साथ में कैरी करनी है। और क्या करना है, प्रैक्टिकल पेपर में 2 कैलकुलेटर रखने हैं। कई बार एक कैलकुलेटर धोखा दे दे, मशीनरी है कभी भी धोखा दे सकती है, और उस टाइम पे कोई दूसरा बंदा आपको वहां कैलकुलेटर नहीं देगा, तो आपको 2 कैलकुलेटर जरूर लेके जाने हैं। मल्टीपल ब्लैक पेन, ध्यान रखना ब्लैक पेन से आंसर बनाना है। पेंसिल ले जाना है, शॉर्पनर ले जाना है, इरेजर ले जाना है, स्केल ले जाना है, वॉच ले जाना है। मैंने आपको कहा पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से ले लेंगे, तो उससे आप अपने आप को क्रॉस चेक कर लोगे। आप अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जाओगे और साथ में आधार कार्ड भी। कई बार एडमिट कार्ड से पता चले कि आपका फेस ही नहीं मैच हो रहा, तो आप आधार कार्ड से अपने को वेरीफाई करवाओगे, तो दोनों चीजें साथ में। इन चीजों को घर से निकलने से पहले क्रॉस वेरीफाई कर लोगे कि ये सारी चीजें मैंने ले ली है। वॉच ध्यान रखना, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी है, नॉर्मल जो डिजिटल एनालॉग वॉच होती है वो आपको लेकर जानी है, ठीक है। और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो ये फेज है दोस्तों अब आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन एंजाइटी में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, और ऐसे केस में अपन ने नींद को पूरा त्याग दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डेली अपना 7 आवर्स का एक एडिक्वेट स्लीपिंग भी लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर में टाइमली अराइवल करना है। ट्रैफिक वाली एरिया जहां होती है, पता चलता है कि अपन सोच के चले थे 1 घंटा 2 घंटे लग गए, तो आप 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेके ही चलोगे, पहले से ही ध्यान रखना है। छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहा हूं जो आपको ध्यान देनी है। क्या करना है, आप जब अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर बनाना शुरू करते हो, कई बार होता है अपन शुरू में बहुत जमा कर लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, और लास्ट के अंदर फिर सब देखते हैं यार अब तो इतने क्वेश्चन बचे और टाइम इतना सा टाइम है, चलो स्पीड बढ़ाते हैं। आपको पहले आंसर से ही स्पीड बढ़ाकर चलना है, ध्यान रखना, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, उसको हर नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करो, कंजस्टेड आंसर मत बनाओ। आप नया पेज से और उसकी नंबरिंग वगैरह प्रॉपर लिख के आओगे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। कई बार कोई एक आधा पॉइंट नया दे दिया घुमाकर, इसलिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से जरूर से पढ़ोगे, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप कोई लेजर वगैरह बना रहे हो तो आप सिंपल ऐसे टी फॉर्मेट बना लो, यहां पर नाम लिख दो, कैश अकाउंट, आपको इसमें पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप फ्री हैंड से उसको ड्रॉ कर सकते हो, स्केल वगैरह की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखना 2 बाई प्रॉपरली दोनों साइड लिखने हैं, टोटल भी लगाकर आना है, ये नहीं है कि सब कुछ उड़ा के आ गए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली ये सब काम करके आना है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी जर्नल एंट्री लिखते हो
तो उस जर्नल एंट्री के अंदर एक छोटी सी नरेशन भी लिख के आ जाओगे, छोटे सा 4-5 वर्ड को मिक्स करके, बीइंग से शुरू करके, और आप उसकी नरेशन भी जर्नल एंट्री में, जब तक कि क्वेश्चन ने नरेशन को इग्नोर नहीं बोला, आपको जरूर से लिख के आनी है। ठीक है सर। और क्या ध्यान रखना है, अगर कोई सॉल्यूशन टाइम टेकिंग है, आपने शुरू कर दिया लेकिन आपको लग रहा है यार बहुत टाइम लग रहा है, क्या करूं, इसके अंदर तो मैं स्टक होकर रह गया, फंस कर रह गया, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, उसको छोड़ दो, रहने दो, और आप अपना बाकी पेपर करो, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में समय मिलेगा तो देख लेंगे। उसके अंदर स्टक होकर रुकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर आपको लगता है कि इसका आंसर यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऐसे केस में आप उसके ऑल्टरनेटिव आंसर्स भी देख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एमसीक्यू के अंदर गोले ऑल्टरनेटिव मत कर देना, केवल डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है। ठीक है। वर्किंग नोट आप कहीं भी दे सकते हो, कोई भी आंसर बना रहे हो तो आप उस आंसर के शुरू से ही वर्किंग नोट दे सकते हो, बीच में दे सकते हो। बस ये नहीं कि जर्नल एंट्रियों के बीच बीच में कर रहे हो, बैलेंस शीट के बीच बीच में कर रहे हो, लेकिन आप वर्किंग नोट ये नहीं कि लास्ट में ही देना, आप शुरू में भी दे सकते हो, मिड में भी दे सकते हो, एंड में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट प्रॉपर बनाने। कई बार अपन बैलेंस शीट बनाते हैं और वहीं पर आइटम जो है वो प्लस माइनस करके दिखा देते हैं, ये गलत है। आपको उनके लिए नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स टू अकाउंट्स के बम्पर मार्क्स होते हैं, अपन कई बार उनको छोड़ देते हैं। तो बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट दोनों चीजों को प्रॉपरली बनाना है। शॉर्ट फॉर्म को अवॉइड करना है। आजकल शॉर्ट फॉर्म का बहुत चलन है, कई बार आप एंट्रियों वगैरह में भी शॉर्ट फॉर्म को धनाधन यूज कर देते हो, तो ध्यान रखना उसको अवॉइड करना है, पूरा लिखने का ट्राई करना है। जब तक कि वो शॉर्ट फॉर्म कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो तब तक आप उसको पूरा ही लिखोगे। फिगर्स को कैसे लिखें, कई बार अपन फिगर्स को अपनी मर्जी से राउंड ऑफ कर देते हैं कि यार 1 लाख है मैं 1 लाख लिखना शुरू कर देता हूं, 5 लाख है मैं 5 लाख लिखना, ये नहीं करना है। क्वेश्चन में जैसे दे रखा है, क्वेश्चन में राउंडेड ऑफ दे रखा है तो आप भी अपने आंसर में राउंडेड ऑफ बनाओ। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको विदाउट राउंडिंग ऑफ दे रखा है तो आप भी उसको विदाउट राउंडिंग ऑफ बनाओ। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या चीजें नहीं करनी है आपको ध्यान रखना, आंसर को कभी भी कंजस्टेड मत बनाना, छोटे आपने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा, लाइनें नहीं छोड़ी, फंसा फंसा कर आप उसको लिख रहे हो, छोटे छोटे खौफचे साइड में बनाकर वर्किंग नोट बना रहे हो साइडों के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखना आप अपना रफ वर्किंग जरूरी नहीं है लास्ट में बनाओ, पहले भी बना सकते हो, जहां भी रफ कर रहे हो उस पर कांटा लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सिली मिस्टेक कैलकुलेशन में अवॉइड करना है। कैलकुलेशन में एक आधा जीरो कम ज्यादा कैलकुलेटर में किया, सावधानी हटी, सब्जी पूरी बटी, ध्यान रखना एक एक नंबर अपने लिए रोल प्ले करता है, तो कहीं भी कोई सिली मिस्टेक करके मत आना। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। किसी भी हालत में कोई भी स्टेज पे जब तक आपके एग्जाम पूरे नहीं हो जाते, कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, बट कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। कई बार होता है बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, कैश फ्लो मैच नहीं हुआ, अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। अरे भाई सब जगह स्टेप मार्किंग होती है, आप क्यों घबराते हो सकता है कोई एक स्टेप आपने गलत कर दिया और उसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी नहीं आ रहे और उसकी जगह जैसे आधा एक नंबर कट गया, कोई बात नहीं, बाकी सब सही है, लेकिन अपन तो टेंशन में आ गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लीजिए कोई पेपर टफ आ जाए, केवल एडवांस नहीं, कोई भी अगर आपको लगे टफ आ गया, नया आ गया, क्योंकि ऐसे ही अपने टोटल जो नंबर ऑफ पेपर होंगे उसमें से एक आधा पेपर तो ऐसा करता है, और ये चीज सबको ही पता है, इसमें कौन सी नई बात है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे, वो पूरे इंडिया के लिए टफ है, ये ध्यान रखना। अगर आपने तैयारी वास्तव में सिंसियरली अच्छे से करी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, वो केवल आपके लिए टफ नहीं है, पूरे इंडिया के लिए टफ है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट भी आ जाए, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा होता है जिसमें एक आधा कोई पॉइंट नया बनाकर घुमाकर दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, सर ने तो कराया ही नहीं। अरे भाई सब कुछ करा दिया, जो मेरा सीबी और क्यूबी है उसके अलावा कुछ ही नहीं करने की जरूरत है, सब कुछ इसमें है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर कोई नया पॉइंट फिर भी आ गया तो वो केवल अपने लिए नहीं नया नहीं है, वो सबके लिए नया होगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसे केस में आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो, कॉमन सेंस को अप्लाई करके उसको सोल्व करके आओ जितना आपसे हो सकता है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। पूरे एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस आपके लिए बड़ा मैटर करेगा। कोई पेपर आपका थोड़ा बहुत डाउन भी हो गया, क्योंकि पूरा एक जर्नी चल रहा है और उसके अंदर कई जगह अप डाउन आएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पहले तो आपको घबराना नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अपन ने दोस्तों जो डिस्कशंस किए उसमें एक तो मैंने आपको प्लानर बता दिया, एक 15 मिनट की स्ट्रेटेजी बता दी, 3 आवर्स की बता दी, डूज एंड डोंट डूज बता दिए। अब चलते अपन आरटीपी एमटीपी में। सर एबीसी एनालिसिस
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया था, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है और वहां से जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप एग्जाम टाइम में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही अगर रिवाइज करके चले जाते हो तो भी वो मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं जो जनवरी 26 का आरटीपी और एमटीपी सर जो आया है उसमें क्या है। तो दोस्तों आरटीपी एमटीपी वैसे तो आजकल आईसीआई जो बनाता है वो बिल्कुल ही बकवास बना रहा है, एमटीपी तो बिल्कुल ही बकवास बना रहा है, कुछ भी उसमें नया होता ही नहीं है। बट मैंने दो चार चीजें ऐसे आइडेंटिफाई करी जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को बता देना चाहिए, तो उन्हीं चीजों को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहीं पर एक और चर्चा कर देते हैं अमेंडमेंट। जैसे मैंने ये आरटीपी खोली है जनवरी 26 के लिए, ये आरटीपी है जनवरी 26 का। अब इसके अंदर ये बहुत सारा स्टार्ट के अंदर थ्योरी दे रखा है जिसमें कुछ अमेंडमेंट नाम की चीज बताई गई है। तो ये अमेंडमेंट दोस्तों अब आपके लिए नया नहीं है, ऑलरेडी सितंबर वाले जो सितंबर 25 के स्टूडेंट्स थे वो ऑलरेडी इस अमेंडमेंट को फेस कर चुके हैं। जो सितंबर 25 के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, अगेन अतुल अग्रवाल जहां ये वीडियो अपलोड हो रहा है वहीं पर वो ऑलरेडी है, तो वहां पर जाकर मैंने आरटीपी एमटीपी का वहां पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो वहां पर स्टार्ट होते ही वीडियो वो जो अमेंडमेंट था वो बताया हुआ है। तो अगर आप लोग उस अमेंडमेंट से अवेयर नहीं हो तो वो जरूर से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कौन से चैप्टर से जुड़ा हुआ था, छोटा सा एक अमेंडमेंट है जो अब नहीं है, पहले का ही हो चुका है, सितंबर 25 पे ही एप्लीकेबल हो चुका था। जो एप्लीकेशन ऑफ ईएस होती है जिसमें अपन देखते थे कॉर्पोरेट एंटिटी और नॉन कॉर्पोरेट, तो उसमें नॉन कॉर्पोरेट के अंदर अपन ने देखा था कुछ लेवल बने हुए थे, लेवल 1 2 3 4, उनको हटा दिया। तो वो सारी चीजें आप वहां जाकर उस वीडियो के स्टार्टिंग में देखो तो मैंने बता रखी है, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। ये अपन ने साथ ही साथ में अमेंडमेंट की बात भी कर दी है। तो जो ऑलरेडी अवेयर है कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पता है वो जरूर से जाकर उस चीज को देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अपन इसमें चले तो जो ये आरटीपी जनवरी 26 के लिए आईसीआई ने इशू किया है, इसमें पूरी मैंने एनालिसिस किया, मार्किंग किया। तो जैसे ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का, शुरुआत में केस सिनेरियो डाला हुआ है, तो ये नया क्वेश्चन नहीं है। एमटीपी 1 सितंबर 25, एमटीपी 1 सितंबर 25 में आईसीआई ऑलरेडी इसको पहले भी पूछ चुका है, सेम केस सिनेरियो को। तो कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर कि अपन नया देखें। इसी तरीके से ये जो अगला क्वेश्चन एएस 19 का यहां पर पूछा है जिसमें आपको एनुअल इक्वल लीज रेंटल पूछा है, कितना आएगा। अगेन ये अपने क्यूबी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम क्वेश्चन, और ये भी ऑलरेडी जो मेरा एमसीक्यू बुक का कंपाइलेशन है। दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो आईसीआई ने जितने भी अब तक एमसीक्यूज का पूछा है उसको चैप्टर वाइज विथ आंसर मैंने कंपाइल करके दे रखा है, तो वो फाइल भी आप एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर आईसीआई के हर एमसीक्यू, चाहे वो आरटीपी का, एमटीपी का, पास पेपर का, आईसीआई की एक एमसीक्यू की बुकलेट थी, वो सारा मैंने उसके अंदर कंपाइल करके दिया हुआ है। तो ऑलरेडी उसके अंदर कवर किया हुआ है, तो कोई स्पेशल बात नहीं है। अब आगे क्वेश्चंस में, जैसे ये AS2 वाला ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इन्वेंट्री का। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, देखिए सुनिएगा। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैंसी टेरी टॉवल हैड वैल्यूड इज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट रियलाइजेबल वैल्यू। कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो फैंसी टेरी टॉवल्स बनाती है और उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है फिनिश गुड्स का, उसको उसने NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे शो कर दिया, इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव। उसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है जो अपन उसको बेचने से कमाएंगे, और जब अपन एक्सपोर्ट करेंगे, सरकार गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करती है, तो उसके लिए जो अपने को कैश इंसेंटिव मिलेंगे वो भी अपन ने उसके अंदर रिकॉर्ड कर दिए। The firm contract has been received and goods were pegged for export। कह रहा है कि अपने पास में उन गुड्स को बेचने के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं और अपन ने उनको पे कर दिया ताकि अपन आगे जाकर उनको एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन अपन ने अभी तक उनको बेचा नहीं है। ध्यान रखना, अपन ने उनको पे करके रखा हुआ है एक्सपोर्ट करने के पर्पज से। बट द ओनरशिप ऑफ दीज गुड्स हैज बीन नॉट ट्रांसफर्ड। अभी तक अपन ने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की और ईयर का एंड आ गया, तो आपको अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के रेफरेंस में इसकी बात करनी है। तो दोस्तों AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहता है कि आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना है तो उसकी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे वैल्यू कर दो। ठीक बात है। ये कह रहे हैं नहीं हम तो NRV पे ही वैल्यू कर लेते हैं, प्रॉफिट मिलाकर, मतलब अपना 100 रुपए का कॉस्ट है, अपन उसको 130 में बेचेंगे। ये कह रहा है मैं तो 130 पे दिखा रहा हूं और उसमें जो गवर्नमेंट मुझे एक कैश इंसेंटिव देगी वो भी मिलाकर दिखा रहा हूं, तो ये तो गलत है ना।
आपने अभी तक उसको बेचा ही नहीं है और आप उसका अनरियलाइज प्रॉफिट पहले ही बुक करके कैसे बैठ जाओगे? सर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं होते। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता जिसकी फसल वगैरह आपने हार्वेस्टिंग कर ली, उसकी फसल की कटाई कर ली क्रॉप की, और फिर आपने किसी के साथ उसको बेचने का पक्का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वहां फिर भी ये सीन क्रिएट हो सकता है। बाकी आपने अभी तक उसको बेचा ही नहीं है, तो वो आपकी इन्वेंट्री है और आपको उसको कॉस्ट और एनआरवी लोअर पे दिखाना पड़ेगा, यानी आप गलत ट्रीटमेंट कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये AS4 का सिंपल जनरल क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी स्पेशल बात है नहीं। एक पॉइंट है जो अपन यहां पर डिस्कस करते हैं, ये चेक वाला पॉइंट। क्या पॉइंट है? देखिए यहां पर चेक इन हैंड एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया। जेनिथ इंडस्ट्री लिमिटेड सेल इट प्रोडक्ट टू स्टॉकिस्ट ऑल ओवर इंडिया। कह रहे हैं जेनिथ इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी है और वो अपने ऑल ओवर इंडिया जो डीलर्स है उनको प्रोडक्ट बेचती है। एज अ पार्ट ऑफ ईयर एंड मार्च 25 द कंपनी प्रपोज टू रिकॉग्नाइज ऑल चेक बियरिंग डेट 31 मार्च 25 और अर्लियर रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉकिस्ट एज चेक इन हैंड बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड रिसीवेबल। दी चेक आर प्रपोज टू बी शोन अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो सीन क्या है समझो, ऑलरेडी अपन ने क्यूबी के अंदर इसी तरह का सिमिलर एक क्वेश्चन डाला हुआ है जिसमें ये चेक वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। आपके डेटर है जिसमें आप पैसे मांगते हो। अब ईयर एंड तक क्या हुआ, अपन उन डेटर से जो पैसे मांगते हैं उनसे अपने को डेटर से चेक लेने थे, तो ईयर एंड तक उन्होंने अपने को चेक सपोज नहीं दिए, लेकिन उन्होंने ईयर एंड 31 मार्च के बाद यहां पर अपने जो कस्टमर है उन्होंने अपने को सपोज चेक दिए। अब ये चेक दिया अपने को 31 मार्च के बाद है, लेकिन उन चेक के ऊपर जो डेट डली हुई है वो 31 मार्च से पहले की है। बैक डेटेड चेक बोलते हैं दोस्तों इसको, जिसमें चेक आपको आज मिल रहा है लेकिन उस चेक पे तारीख पहले की डली हुई है। एक तो होता है पोस्ट डेटेड चेक जिसमें तारीख बाद की डली है। मैं आपको आज चेक दे रहा हूं, तारीख बाद की है। मैं आज आपको चेक दे रहा हूं, तारीख उस पे पहले की, डेट उस पे पहले की डली हुई है, तो इसको बोलते हैं बैक डेटेड चेक। तो उस पे जो डेट है वो 31 मार्च है, उससे पहले की है, लेकिन चेक अपने को 31 मार्च के बाद मिला। तो अपन चाहते हैं भले ही ये 31 मार्च के बाद मिला, लेकिन क्योंकि उस पे तारीख 31 मार्च से, डेट उस पे 31 मार्च से पहले की है, तो अपन अपना जो अकाउंटेंट है वो चाह रहा है कि अपन इनको डेटर में से कम कर दें यहां पर 31 मार्च के दिन, और अपन इनको चेक इन हैंड के नाम से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इनको रिपोर्ट कर दे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा दे डेटर में से कम करके। तो क्या ये सही है क्या? तो दोस्तों AS4 में ध्यान रखना है, ये चेक वाला पॉइंट स्पेशल पॉइंट होता है, अलग से मेरे कॉन्सेप्ट में भी जाकर देखोगे अलग से मेंशन है। इसका सीधा सा फंडा है कि आप इसकी अकाउंटिंग तभी करोगे जब आपको चेक एक्चुअली में मिला है। चेक पे तारीख पहले की डली हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे? चेक एक्चुअल में मिला, अगर आपको एक्चुअल में चेक 31 मार्च के बाद मिला है तो आप उसको रिकॉर्ड भी 31 मार्च के बाद करोगे। अगर आपको एक्चुअल में चेक 31 मार्च से पहले मिल गया तो आप उसको रिकॉर्ड भी 31 मार्च से पहले करोगे। तो अब इसने आंसर में दो सिनेरियो बनाए। पहले सिनेरियो में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि चेक कलेक्टेड बाय मार्केटिंग पर्सनल ऑफ द कंपनी फ्रॉम स्टॉकिस्ट ऑन और बिफोर 31 मार्च 25। कह रहा है कि ये जो चेक है वो 31 मार्च 25 से पहले कंपनी के मार्केटिंग एम्प्लॉय को मिल गया। ध्यान देना, 31 मार्च से पहले मिल गया किसको? मार्केटिंग एम्प्लॉय को। मतलब मार्केटिंग एम्प्लॉय कौन है? कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के कर्मचारी। तो अगर उन कंपनी के कर्मचारी को वो चेक मिल रहा है तो अपन ये मानेंगे वो कंपनी को मिल रहा है। दे आर टेकिंग चेक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को मिल रहा है। तो यानी 31 मार्च से पहले मिल गया। तो पहले पॉइंट में तो फिर अकाउंटेंट जो चाहता है वो बिल्कुल ठीक है। वो चाह रहे हैं कि मैं क्या करूं, डेटर को कम कर दूं और चेक इन हैंड को दिखा दूं। बिल्कुल ठीक बात है, यानी पहले पॉइंट के हिसाब से ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा और आपको डेटर से कम करके इसको चेक इन हैंड के नाम से बैलेंस शीट में दिखा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 31 मार्च से पहले मिल गया। लेकिन दूसरे पॉइंट में कह रहा है ना 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 ना, अपने को ये चेक है वो 31 मार्च से पहले नहीं मिले। जो डीलर है, कस्टमर है, उन्होंने ये चेक 31 मार्च से पहले कुरियर से भेजे, लेकिन अपने को वो 31 मार्च के बाद मिले। उन्होंने कुरियर से भेजे लेकिन अपने को वो 31 मार्च के बाद में मिले हैं दोस्तों। तो जब वो अपने को 31 मार्च के बाद में मिले हैं तो इसका मतलब फिर अपन उनकी अकाउंटिंग भी अगले साल ही करेंगे, यानी नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। कब मिला है वो चेक? 31 मार्च के बाद में, तो फिर वो नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा। अब नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा तो आपके दिमाग में आती है सर AS4 कहता है उसका है ना डिस्क्लोजर दे देते हैं।
लेकिन ध्यान रखना ये स्पेशल पॉइंट है, इसका आपको डिस्क्लोजर भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियली इफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, डेटर में से कम करके चेक इन हैंड में दिखाओगे तो अल्टीमेट ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन तो कंपनी की इसको एडजस्ट करे नहीं करे सेम ही रहेगी ना। तो आपको इसको बताना है कि ये नॉन एडजस्टिंग है और नो डिस्क्लोजर स्पेशल बात है, आपको इसको डिस्क्लोजर भी देने की जरूरत नहीं है जब 31 मार्च के बाद मिला है। इसका सारा जो भी किया जाना है वो अगले साल ही होगा। तो बैलेंस शीट डेट से पहले मिल गया तो एडजस्टिंग और एडजस्टमेंट कर दो, बैलेंस शीट डेट के बाद मिला तो नॉन एडजस्टिंग और एडजस्टमेंट इसका बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आरटीपी का। इसके अंदर एक पॉइंट है, इसका आंसर आईसीआई ने गलत दे दिया आरटीपी के अंदर, जबकि आईसीआई की बुक में इसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है। कह रहा है लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। कह रहा है कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस किए हैं जिनका लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो अपन ने पढ़ा था कि भाई ये तो एक्सेप्शनल आइटम है। अब जब क्वेश्चन पूछता है तो यहां कहीं एक्सेप्शनल नहीं पूछता। तो मैंने आपको याद करो बताया था ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी में एक तो बिल्कुल ऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी के अंदर थोड़ा सा स्पेशल, जो बाय नेचर साइज इवेंट आपको अलग से डिस्क्लोजर उसका देना जरूरी है। तो आप इसके बारे में बताओगे कि ये ऑर्डिनरी है। हालांकि आईसीआई ने इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दिया, लेकिन वो भूल से गलती से मिस्टेक हो गया। आप इसको बताओगे कि ये ऑर्डिनरी है लेकिन इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। ये आगे क्वेश्चन सारे ऑलरेडी अपने क्यूबी में है, डिस्कशंस में किए हुए, तो कुछ भी स्पेशल नहीं इनके साथ। सबके साथ देखो मैंने डाल रखा है कि देखो ये सब अपन ने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन का ES9 का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्लास लिमिटेड इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर। एक रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर है जो क्या करता है, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाता है, प्रॉपर्टी का काम है कुल मिलाकर। इन फाइनेंशियल ईयर 25 we purchase a land situated in prime location for 225 crore to develop a high end residential complex। कह रहा है कि एक जमीन खरीदी है 225 करोड़ रुपए की, जहां वो लग्जरी लाइफस्टाइल के रेजिडेंशियल वहां पर फ्लैट बनाकर प्रोजेक्ट बनाकर वहां पर कंप्लीट करके कस्टमर को बेचेगा। फ्यू मंथ लेटर ड्यू टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन reallocate resource another project to take advantages of favorable market condition, class limited sold the land at a price of 360 crore। थोड़े दिनों बाद उसका मन बदल गया। पहले क्या सोचा था, ये जमीन खरीद लूं और इसके ऊपर में फ्लैट बनाकर बेचूंगा, पैसे ही पैसे मजे ही मजे। अब उसका मन बदल गया, अब ये सोच रहा है यार ये जमीन ही वापस बेच देता हूं। तो उसने क्या किया, उस जमीन को ही वापस 360 करोड़ रुपए में बेच दिया। तो क्या ये जमीन का बेचना, द कंपनी मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज वर ड्यूली ट्रांसफर्ड, सब कुछ हो गया, बेचने का काम कंप्लीट। तो आपको कह रहा है कि एडवाइज रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है सर ये जमीन बेची है तो सर ये रेवेन्यू ES9 में ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट तो है नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये एक बिल्डर है, रियल एस्टेट डेवलपर है, प्रॉपर्टी का इसका काम है। तो इसका काम क्या है, जमीन और प्रॉपर्टी जो क्या होती है, फ्लैट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट उनको खरीदना बेचना, यही तो इसका काम है। तो चाहे वो फ्लैट बनाकर बेचे चाहे वो जमीन सीधे बेचे, चाहे वो फ्लैट बनाकर बेचे चाहे जमीन लैंड बेचे, दोनों ही केस में उसके लिए वो गुड्स है, ऑर्डिनरी कोर्स है। तो यानी इसने ये जमीन वापस सेल कर दी, ऑर्डिनरी कोर्स है, यस ES9 ही इस पे लग जाएगा। और इसका मतलब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन उसका पूरा का पूरा ES9 के अकॉर्डिंगली कर देगा, गुड्स की तरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ES12 का एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है गवर्नमेंट ग्रांट का। क्या कह रहा है, मेडीवेल हॉस्पिटल लिमिटेड रेप्यूटेड हेल्थ केयर कंपनी ऑपरेटिंग चेन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया। ही एक्वायर्ड 40 यूनिट ऑफ डॉपलर स्कैन मशीन फ्रॉम होलिवर इन USA एट अ कॉस्ट ऑफ 165,100 पर यूनिट। 40 मशीनें खरीदी है बाहर से और $165,100 पर यूनिट में खरीदी है, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ 22-23 के बिगिनिंग में, और एक्सचेंज रेट वहां पर 50 था। द एक्विजिशन वॉज पार्टली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट विथ 5 करोड़। कह रहे 5 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट से अपने को इसके अंदर क्या मिल गई, यहां पर सब्सिडी मिल गई। गवर्नमेंट ने अपने को फाइनेंस कर दिया, किसके लिए कर दिया, मशीन खरीदने के लिए, यानी स्पेसिफिक असेट के लिए। तो उसमें दो अप्रोच होती है, एक तो कैपिटल अप्रोच होती है, एक रेवेन्यू, तो डेफरमेंट वाली, विच वो सैंक्शन स्पेसिफिकली फॉर पर्पज ऑफ दिस मशीन बाय हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम।
द गवर्नमेंट वो सेक्शन विथ स्कीम कंडीशन दैट द इन द इवेंट ऑफ चेंज इन मैनेजमेंट ओनरशिप कंट्रोल द ग्रांट रिफंडेबल। गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है 5 करोड़ का, इस शर्त के साथ दिया है कि आप ही अपना बिजनेस चलाओगे। अगर आपने इसमें ओनरशिप बेच दी किसी और को तो फिर आपको ये ग्रांट वापस लौटानी पड़ेगी। अप्रैल 25 में, अप्रैल 25 ध्यान देना, यहां पर 22-23 है, यानी 22-23, 23-24, 24-25 3 साल पूरे होने के बाद 4th ईयर के बिगिनिंग में 51% शेयर स्टेक अपने किसी और को बेच दिया, मतलब अपनी कंपनी को अपने किसी और को कंट्रोल दे दिया। तो गवर्नमेंट ने भी कहा लाओ जी रिफंड दे दो ग्रांट का, तो अपने को ग्रांट रिफंड करनी पड़ गई। ठीक है, ये जो मशीन है इसकी लाइफ 5 ईयर और अपन इस पे 20% SLM रेट से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब अपन ने उन मशीनों को खरीदा था तो उस पे अपना बैंक चार्जेस लगा था 4000 का एज ए होल, मतलब सारी मशीनों पे 40 मशीनें थी, $44,000 का। और इसके अलावा अपने को उसको लाने का भाड़ा सी फ्रेट जो लगा वो 7500 पर यूनिट लगा। यू आर इन्फॉर्म दैट कंपनी इज नॉट मेंटेन एनी कैपिटल रिजर्व। कह रहे कंपनी ने किसी तरीके का कोई कैपिटल रिजर्व अपने पास में रखा हुआ नहीं है, ना ही कोई डेफर्ड इनकम है। यानी कि ये कह रहा है कि आप डिडक्टिव मेथड कैपिटल अप्रोच लगाओ, जिसमें आपको वो जो पर्टिकुलर असेट के लिए ग्रांट मिलती है आप उसको असेट की कॉस्ट में से ही माइनस कर दोगे। ये यहां पर हिंट आ गया कि उसने वो जो 2 मेथड होते हैं उनमें से कौन सा तरीका यूज किया हुआ है, डेफर नहीं कर रखा है। ठीक है, आपको इसकी अकाउंटिंग समझानी है कैसे होगी। तो देखो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा काम है। 165,100 में अपन ने इनको खरीदा इंटू 40। ठीक है, ये तो हो गया परचेज, प्लस इनके ऊपर बैंक चार्ज लगा था। वो बैंक चार्ज कितना लगा था सर? वो बैंक चार्ज लगा था टोटल मिलाकर 4000। तो 4000 का टोटल में ये जो भी आ रहा है इसमें 4000 अपन ने बैंक चार्ज और ऐड कर दिया। ये सारा कैलकुलेशन एक बार के लिए डॉलर में चल रहा है। अब अपने को जो सी फ्रेट दे रखा है वो रुपए में दे रखा है, तो पहले यहीं तक का डेटा जो है इसको रुपए में बदल लेंगे। तो देखो जरा, ये 165,100 इंटू 40, तो ये मेरे पास में आ गया 660,4000, और ये 4000 और ऐड कर दिया इसमें डॉलर, तो ये मेरे पास में 660,8000 कैलकुलेट होकर आ गया। आपको याद हो तो क्वेश्चन में बताया था 50 की रेट है, तो 50 की रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 50 की रेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 330,400,000 ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया। अब इसके अंदर फ्रेट को ऐड कर देंगे। फ्रेट कह रहा है 7500 पर इंटू 40, तो उसी के बेसिस पे 7500 इंटू 40, तो ये 3 लाख रुपए का इसके अंदर ये फ्रेट अपन और ऐड कर देंगे, और इसमें से सब्सिडी 5 करोड़ की जो मिली है वो लेस कर देंगे। तो ये अपनी असेट की इफेक्टिव कॉस्ट आ गई। अब 3 साल तक इसको क्या करेंगे? 3 साल तक ये जो अमाउंट आया है इसी के बेसिस पे डेप्रिशिएट करेंगे। 20% SLM, यानी 60% इसमें से डेप्रिशिएशन लग जाएगा। 60% डेप्रिशिएशन इसमें से गया, तो यानी इसकी 40% वैल्यू अल्टीमेटली बच जाएगी। अब जब रिफंड किया तो अपन उसके अंदर क्या कर देंगे, इसकी जो 5 करोड़ की वो अमाउंट है उसको वापस से इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखो ये मैं आपको इसके आंसर में लेके चलता हूं। ये रहा, ये अपन ने वो जो कैलकुलेशन की थी, ये 165,100 इंटू 40 ये आ गया, और 4000 जो है वो 50 की रेट से आ गया, और 7540 जो 40 मशीन थी उसके हिसाब से ये 3307 राउंड ऑफ करके बता रखा है, ये आ गया। अब उसमें से ग्रांट की कॉस्ट है उसको हटा दिया 5 करोड़ को, तो ये इफेक्टिव कॉस्ट जो मैंने कहा था वो बच गई। अब इस इफेक्टिव कॉस्ट में से इसने क्या किया, 3 साल का डेप्रिसिएशन यानी इसी का 60% हटा दिया, तो ये इसी का 40% बच गया। अब इसमें वो जो ग्रांट का रिफंड है वो ऐड कर दिया, तो ये नई इसकी कैरिंग वैल्यू निकल कर आ गई। तो आई होप आपको बात समझ में आई इसकी। हाँ सर बिल्कुल आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का दोस्तों ES 13 का क्वेश्चन है। कह रहा है रोहन ने 200 इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए 1,40,000 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1,40,000 में खरीदे। उसी को अब कंपनी से 1:1 के रेशियो में राइट शेयर खरीदने का ऑप्शन मिला कि भाई आप 214 की रेट से, यानी 200 शेयर आपने खरीदे थे तो 200 शेयर अब राइट शेयर्स भी आप और खरीद सकते हो 214 की रेट से।
लेकिन इस भाई ने, रोहन भाई ने उनको खरीदा नहीं, उनको किसी और को रिनाउंस कर दिया और रिनाउंस करके अगले से 24,000 रुपए ले लिए। इसको बोलते इनकम फ्रॉम रिनाउंसमेंट। अब ये जो 24,000 रुपए की इनकम है, इसी की अकाउंटिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन है। यहां पर अपन ने पढ़ा हुआ है ES 13 में कि ये दो तरह की अकाउंटिंग करवाता है, एक तो कैपिटल नेचर की और एक रेवेन्यू नेचर की। एक कैपिटल नेचर की और एक रेवेन्यू नेचर की, दो तरीके की अकाउंटिंग होती है। तो ये जो 24,000 है, इसकी अपन अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो यहां पर कैपिटल नेचर की कब होती है, आपको मैंने बिल्कुल क्लियरली बता रखा है। आप कॉन्सेप्ट नोट्स देखोगे वहां पर दे रखा है। एक क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिकल भी किया था श्याम वाला, जिसके अंदर भी ये सेम सिनेरियो अप्लाई हुआ था। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन साफ साफ बता देता है भाई कि जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट था, इस राइट शेयर के आने की वजह से उसके अंदर मार्केट वैल्यू में इतना डाउनफॉल हो गया, तो वहां तक आप ये मान लो ये इनकम उसी लॉस की रिकवरी है जिसको कैपिटल नेचर का मानेंगे। ये कह रहा है आपका इन्वेस्टमेंट अब 1,20,000 का रह गया, जो आपने 1,40,000 का खरीदा था, यानी आपका 20,000 रुपए का डाउनफॉल हो गया इन्वेस्टमेंट जो पहले से था उसमें। किसकी वजह से? राइट ऑप्शन, राइट शेयर्स और लाने की वजह से। तो आप इस 24,000 की इनकम की पार्टी पूरे की नहीं कर सकते, क्योंकि आप 20,000 का घाटा किए हुए बैठे हो। तो आप इसमें से 20,000 की रिकवरी तो कैपिटल नेचर की मानो, जिसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करोगे, यानी उसकी एंट्री बनाओगे बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इस 20,000 रुपए, ये जो लॉस है उसको इसी इनकम से सेट ऑफ कर दो, और बाकी 4,000 रुपए न्यू ईयर है, आप उसकी पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर की इनकम है। तो 20,000 कैपिटल नेचर है, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट होगा, और जो 4,000 है वो रेवेन्यू नेचर है, पीएल में क्रेडिट होगा। चलिए, सेगमेंट रिपोर्टिंग का सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी बताने वाली स्पेशल बात है नहीं, ऑलरेडी अपन ने इस तरह के खूब क्वेश्चंस किए हुए होते हैं। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का एक क्वेश्चन है ES 18 का, जिसमें मिस्टर राजीव KMP ऑफ रायजादा लिमिटेड कह रहा है कि राजीव है वो KMP है रायजादा लिमिटेड का, received a check of 70,000 towards reimbursement of expenses in hotel, conference expenses, visiting some meeting on behalf of company. You are required to guide whether the transaction should be covered by ES 18. कह रहे हैं ये जो ट्रांजेक्शन है, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आएगा क्या? दोस्तों पहले तो ये जो राजीव है वो KMP, और KMP इसका मतलब वो रिलेटेड पार्टी है, पहली चीज। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो एंटिटी उसने, जो अपना रिलेटेड पार्टी, उसके साथ कोई भी किसी तरह का कोई भी ऑब्लिगेशन, असेट, रिसोर्स का एक्सचेंज किया, चाहे उसने प्राइस चार्ज किया नहीं किया, तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आप कोई अपना खर्चा कर रहे हो, आप कोई कंपनी के टूर पे जा रहे हो और आपका खर्चा हो रहा है, और आप अकाउंटेंट से आके कहते हो लो 70,000 रुपए मुझे वापस दे दो, तो आपने तो केवल जो खर्चा किया था उसी को वापस दिया, रिम्बर्समेंट किया। तो रिम्बर्समेंट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कवर नहीं करेंगे। हालांकि ये आपका रिलेटेड पार्टी है, लेकिन रिम्बर्समेंट जो होता है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में नहीं आता, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ES 20 अर्निंग पर शेयर का एक क्वेश्चन है, EPS का। क्या कहना चाह रहा है आपको? इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन में कि भाई अपन जब EPS निकालते हैं तो अपन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस लेते हैं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो कैसे आता है? आप अपनी नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हटा देते हो, तो ये प्रॉफिट या लॉस अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाता है, जो कि आपकी EPS निकालने के लिए काम आता है। यहां पर अब आपको ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको कोई एप्रोप्रिएशन करना है गवर्नमेंट के हिसाब से मैंडेटरी, जैसे एग्जांपल दिया कि भाई आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, तो उसके लिए आपको DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व निकालना है, जिसके लिए आपको PL से पैसे निकाल कर DRR में डालने हैं, जो कि एक एप्रोप्रिएशन है मैंडेटरी। तो क्या ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर की कैलकुलेशन करते टाइम जिसके बेसिस पे EPS निकाली जाती है, तो ये इस तरह का कोई एप्रोप्रिएशन है, तो क्या उसको पहले माइनस करना पड़ेगा क्या, या नहीं करना पड़ेगा? तो दोस्तों अर्निंग प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस शेयर का क्लेम, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, बस। अब उसके अलावा कोई और एप्रोप्रिएशन है जो भले ही मैंडेटरी हो गवर्नमेंट के हिसाब से, भले ही वो PL से DRR में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में आपको पैसे ले जाना मैंडेटरी था, लेकिन आपको उसको एडजस्ट नहीं करना है। मतलब आपको इस एप्रोप्रिएशन को एडजस्ट किए बिना
आपको अपना प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालना होता है। तो इसी का ये कैश सिनेरियो बनाकर एक दिया हुआ था। बीच में सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये ऑलरेडी अपने सब कवर्ड है, कुछ भी, और बाकी भी जो मैंने करवाए वो ये नहीं कि कवर्ड नहीं है, कवर्ड है, बट मुझे लगा कि इनमें कुछ स्पेशल बातें आपको बता दी जाए, समझा दी जाए। अब आ जाते हैं एमटीपी में। ये तो हो गई आरटीपी की कहानी। अब आते हैं एमटीपी। एमटीपी 1 कुछ भी स्पेशल नहीं है, एक क्वेश्चन को छोड़कर उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशंस कर लेते हैं। ये एमटीपी 1 है जिसमें पहले ये कैश सिनेरियो के क्वेश्चंस है, एक ये फिगर का मिस्टेक है, यहां पर ये 0 और आएगा, ठीक है। ये कैश सिनेरियो है जिससे एमसीक्यू पूछे और ऑलरेडी ये आईसीए की बुकलेट में है। ये सजेस्टेड आंसर सितंबर 24 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भी था, तो उसी को यहां पर कॉपी करके डाला हुआ है। और आप मेरे एमसीक्यू बुकलेट में जाओगे तो मैंने इनके डिटेल्ड आंसर भी ऑलरेडी बना कर दे रखे हैं, तो वहां से आप उनके आंसर्स भी देख सकते हो। मैंने इन सबको चैप्टर वाइज कंपाइल कर रखा है और उसमें भी बहुत शानदार तरीके से वो एमसीक्यू की फाइल मैंने बनाई है, जिसके अंदर जो भी बड़े क्वेश्चन है जहां स्टूडेंट फंसता है, टाइम वेस्ट होता है, तो आप हर चैप्टर के एंड में देखोगे उनके आपको डिटेल्ड कैश सिनेरियो के आंसर्स भी बनाकर दे रखे हैं, ताकि आप उसको इजीली बिना टाइम वेस्ट किए आप उनको मैनेज कर सको। तो इसके अंदर ये कुछ भी स्पेशल नहीं है, सारे ये वैसे ही चल रहे हैं। ये सब मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस लिख रखे हैं कि देखो ये वहां से उठाया, ये वहां से उठाया। ये क्वेश्चन है अपना क्यूबी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्क्रिप्टिव के अंदर, ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 है क्यूबी का, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे चल रहे हैं। यहां पर अब एक AS 15 का AS 15 का एक क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट का। मिस्टर सुरेश इज वर्किंग इन रेना लिमिटेड कंसिडरिंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ध्यान देना, मिस्टर सुरेश है जो रेना लिमिटेड में काम कर रहा है। आपको कह रहा है 23, 24, 24, 25, एनुअल सैलरी 30 लाख, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 डेज, लीव अलाउड 10, टेकन फर्स्ट ईयर 7, सेकेंड ईयर 13, पहले साल 3 साल की लीव उसकी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गई, अगले साल उसकी कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। आपको कह रहा है कि ये जो कंपनी है ये दोनों ईयर में 30 लाख रुपए इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखाना चाहती है, मतलब सैलरी का जो खर्चा है वो 30 लाख रुपए दिखाना चाहती है ईयर 1 में भी और ईयर 2 में। क्या ये सही है क्या? तो यहां पर सुनो ध्यान से, अपन ने लीव का एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अपन ने देखा था कि लीव 2 तरह की होती है, एक तो एक्यूमुलेटिंग और एक नॉन एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग जो लीव यूज नहीं की वो गई, एक्यूमुलेटिंग मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होती है, उसमें वेस्टिंग। एक्यूमुलेटिंग मतलब पैसा मिल जाता है, नॉन वेस्टिंग मतलब आपको छुट्टी के बदले छुट्टी मिल जाती है। जैसे इसमें ये कैरी फॉरवर्ड हुई और अगले साल उसको छुट्टी के बदले छुट्टी मिल गई, यानी कि ये क्या था? एक्यूमुलेटिंग नॉन वेस्टिंग। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। 30 लाख रुपए की उसकी एनुअल सैलरी है और 300 वर्किंग डेज है, यानी उसकी पर डे की सैलरी आई थिंक 10,000 रुपए पर डे की उसकी सैलरी आ गई। अब पहले साल उसने पूरे साल भर काम किया तो 30 लाख तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो तो मिलना ही मिलना है, ये तो उसका खर्चा हो ही गया। तो अपने मतलब अपन अपना खर्चा सैलरी का बुक करेंगे। अब 3 छुट्टियां जो उसने नहीं ली, मतलब वो छुट्टी ले सकता था, उसके बावजूद आपके यहां काम करने आया, जिसको वो अगले साल यूटिलाइज करेगा। कब यूटिलाइज करेगा? अगले साल। तो ऐसे केस में ये जो 3 छुट्टियां उसने अगले साल यूटिलाइज करनी है, जिसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि अपने को ये एस्टिमेशन भी है कि वो इनको अगले साल यूज कर लेगा, तो फिर अपन इन 3 छुट्टियों का 3 × 10,000 यानी इन 30,000 का भी खर्चा बुक करके और साथ में इनका प्रोविजन भी बनाएंगे। मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर पीएल में 30 लाख तो जो उसकी सैलरी बनती है वो जाएगी और ये 30,000 और जाएगा, मतलब टोटल मिलाकर 30,000 पीएल के अंदर जाएगा ईयर 1। कितना जाएगा? 30,000 जाएगा। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में उसने 13 छुट्टियां जो थी वो पूरी ले ली, 10 तो और 3 वो,
तो यानी पूरी ले ली 13 छुट्टियां। तो ऐसे केस में अब सेकेंड ईयर के अंदर उसका जो 30 लाख रुपए का सैलरी है, आप उसमें से ये जो आपने प्रोविजन बनाया था ये एडजस्ट करोगे अगले साल 30,000 का, तो यानी 2970 ही आप अगले साल के P&L में लेके जाओगे। यानी पहले साल 30-30 लेके जाओगे और सेकेंड ईयर में 2970 लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे? क्योंकि अगले साल ये जो प्रोविजन बनाया था वो आपका अगले साल के खर्चे में सेट अप हो जाएगा। अगले साल आप उसको 30 लाख पूरा पे करोगे, लेकिन आपने प्रोविजन उसका पहले ही बना लिया था, तो वो प्रोविजन एडजस्ट करने के बाद 29,70,000 ही पीएल में जाएगा। ठीक है सर, ये अपन ने इसका MTP 1 का एक क्वेश्चन जो स्पेशल था वो मैंने आपको समझाया, इस तरीके से अपन इसको कर लेते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके अलावा मैंने पूरा MTP 1, 2 सारा एनालिसिस कर लिया और मुझे अब इसके अलावा एक भी क्वेश्चन कहीं भी इसके अंदर कोई भी बताने लायक नहीं लगा है जो MTP में से और डिस्कस करने लायक हो। तो दोस्तों अपन ने अपने डिस्कशंस के अंदर क्या किया? अपने डिस्कशन के अंदर एक तो अपना पूरा ये प्लानर डिस्कस कर लिया 5.5 डेज का, और अच्छे से आप उसको इंप्लीमेंट कर दोगे। फिर कह रहा हूं आपको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है वहां पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी पूरी की पूरी फाइल, डे वाइज वगैरह सब मैंने आपको बनाकर दे दिया। ठीक है, दूसरा मैंने आपको 15 मिनट की 3 आवर की सारी स्ट्रैटेजी समझा दी, डूज एंड डोंट डूज बता दिए, जो MTP RTP उनमें क्या क्रक्स है वो भी सारा आपको बता दिया। बहुत सारे लोग हैं इन सब चीजों के लिए एक एक चीज के लिए अलग अलग वीडियो बनाते हैं, इवन एक एक भी नहीं 10-10 वीडियो बनाते हैं, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो स्ट्रैटेजी बनाकर बच्चों का टाइम करे खराब। तो दुनिया भर की स्ट्रैटेजी आती है, लेकिन मैं इस तरह का काम नहीं करता। मुझे ये नहीं कि हर वीडियो अलग अलग बनाकर व्यूज लेने, तो मुझे ये पता था कि अब स्टूडेंट को मेरी जरूरत है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, और मैं उसके लिए सारा का सारा एक साथ क्रक्स लेके आ जाता हूं। तो मैं उसके लिए सारा का सारा एक साथ क्रक्स लेके आ गया। आप लोग दोस्तों अपने साथ में नॉन जो दोस्त फ्रेंड है उनको भी जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करोगे। PDF फाइल जो मेरी है उसको भी आप जरूर से शेयर करोगे, ताकि वो भी इस चीज का ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस उठा पाए। और आप लोग अब बिल्कुल जी जान लगाकर अपनी नए साल में अच्छे से तैयारी शुरू कर दो, ताकि आप सभी नए साल के अंदर, मेरी ऐसी कामनाएं हैं, ऐसी विशेष है कि भी आप सब CA फाइनलिस्ट बन जाओ नए साल के अंदर, और आगे CA फाइनलिस्ट बन के और अपने CA फाइनल की भी आगे आर्टिकल सी और तैयारी करना शुरू कर दो। तो आप लोगों को ये पूरा अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और अगले कुछ दिनों में अच्छे से इसको जी जान से लगाकर एग्जाम तक बिल्कुल बढ़िया से करना है। आपको एडवांस अकाउंटिंग में दोस्तों कहीं भी किसी तरह का कोई भी डाउट आता है आप मेरे को पूछिए, मैं लगातार स्टूडेंट्स के डाउट को सोल्व कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट है, इधर डाउट आया इधर मैंने रिप्लाई कर दिया, ये नहीं कि 2-2, 5-5 दिन बाद में रिप्लाई आ रही है, स्टूडेंट्स के पास आ ही नहीं रही, पढ़ा किसी और से, रिप्लाई उसका कोई और बंदा कर रहा है जो खुद जानता ही नहीं है पढ़ाना। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, पूरा मैं डायरेक्टली खुद रिप्लाई कर रहा हूं, बहुत टाइमली रिप्लाई कर रहा हूं। जो भी डाउट आ रहे हैं उसको विद इन सेम डे तो रिप्लाई कर ही देता हूं, लेकिन बहुत बार तो तुरंत भी रिप्लाई हो जाती है। जिन्होंने भी अभी तक QBCB को रेफर नहीं कर रखा है मेरा, आप एक बार जरूर से रेफर करिए। जो मेरा कॉन्सेप्ट बुक है और जो क्वेश्चन बैंक है, जो भी रेफर नहीं किए वो जरूर से रेफर करें। आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कितनी शानदार लेवल पर एफर्ट्स किए गए और किस तरीके से शानदार बनाया गया। इसी चैनल के ऊपर पूरा मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे डिटेल्ड रिविजन लेक्चर्स हैं। तो वो रिविजन लेक्चर जिनको भी जरूरत है वो डिटेल्ड रिविजन लेक्चर भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है। उसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को सबको कवर करवाया गया है, और वो एक तरह से फास्ट ट्रैक जो क्रैश कोर्स होता है जिसके लिए अलग से पैसे आपको देने पड़ते हैं, वो YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री डला हुआ है। तो मिलते हैं फिर से, और अच्छे से तैयारी करो और CA फाइनलिस्ट बन जाओ। और आप लोग थैंक यू सो मच, राधे राधे।